नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर एकेडमी। दिस इज विष्णु पांडे। और आज हम समीकरण के प्रश्नावली 2 के प्रश्नों के जो बचे हुए प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 14 तक, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये प्रश्नावली 2 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या किया था, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल किया था। और अब इस पार्ट 2 में हम प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक हल करेंगे। तो ले लेते हैं हम अपना प्रश्न नंबर 5वां। तो देखिए प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है। अब यहाँ पे क्या तो मैं आप लोगों को पढ़कर बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 5वां क्या कह रहा है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य याद कीजिए। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, दिया है लिख लेते हैं जो भी प्रश्न में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। तो लिख लेते हैं 15 किलोग्राम चाय तथा 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना दिया है, 183 रुपीज, इतना रुपए। और फिर दिया हुआ है 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। 25 किलोग्राम चाय तथा 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य, ये दो चीज हमें दिया हुआ है। ये है 213 रुपए। तो हमें क्या करना है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का कीमत क्या क्या है, यहाँ लिख लेते हैं। हमें क्या क्या करना, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य हमें याद करना है। तो देखो कैसे बनेगा, तो इसका हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न में एक बार दोबारा समझेंगे। यहाँ पे क्या करें कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का कीमत दोनों को मिला के 183 रुपए है। यानी 15 किलोग्राम चाय की जो भी कीमत होगी और ये 17 किलोग्राम चाय की कीमत, इन दोनों को मिलाकर 183 रुपए है। यहाँ लिख लेता हूं मैं। तो देखो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे 15 किलोग्राम चाय की कीमत चाहिए। तो 15 किलोग्राम चाय की कीमत कैसे मिलेगी, अगर मुझे 1 किलोग्राम चाय का कीमत मिल जाए तो मैं उसे 15 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे 15 किलोग्राम चाय का कीमत मिल जाएगा। वैसे ही मुझे 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य मिल जाए तो मुझे 17 से गुणा कर दूंगा, तो मुझे 17 किलोग्राम कॉफी का कीमत मिल जाएगा। तो हमें 1 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य नहीं पता, तो हम उसे क्या कर लेंगे, हम उसे मान लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे कि माना कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपए है और हम यहाँ मान लेंगे कि 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपए है। ठीक, तो ये हमने मान लिया 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य है x रुपए। तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना हो जाएगा, अच्छा 1 किलोग्राम चाय का मूल्य है x रुपए। तो 15 किलोग्राम चाय कितना हो जाएगा, 15 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 15x। वैसे ही 1 किलोग्राम कॉफी का कीमत है y रुपए, तो 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या हो जाएगा, उसे y को 17 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। अब इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए में दिया है, 183 रुपीज। तो देखो ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया कि 15 किलोग्राम चाय की कीमत और 17 किलोग्राम कॉफी की कीमत दोनों मिलाकर 183 रुपीज। अब आगे आगे फिर क्या कहा कि 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए। तो देखो 1 किलोग्राम चाय x रुपए, तो 25 किलोग्राम चाय कितना में x से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 25x प्लस 1 किलोग्राम कॉफी मिलता है y रुपए में, तो 13 किलोग्राम कितना मिलेगा, 13 से गुणा कर दो, तो हो गया 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बराबर में
213 रुपए। तो ये बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इस दोनों समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये दो चरों का समीकरण है, इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x और y का कीमत, हमें x और y का मान मिल जाएगा। तो वो क्या होगा, हमारा 1 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य होगा। तो देखो हमें x और y का सबसे पहले तो मान निकालना है, तो इसे हम किसी भी विधि से सॉल्व कर देंगे। या तो हम यहाँ पे हम विस्थापन विधि का इस्तेमाल करेंगे या फिर हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, किस विधि का इस्तेमाल करूँ, तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, तो देखो विलोपन विधि का जब हम इस्तेमाल करेंगे हमें क्या करना होगा, हमें किसी एक चर राशि को विलोपित करना होगा। जैसे मैं इसे विलोपित कर लेता हूँ, तो कैसे, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस x के गुणांक को हमें बराबर करना है, क्योंकि मैं x को विलोपित करना चाहता हूँ। तो ये बराबर कैसे होगा, तो ये 15x है, ये 25x है। अब हम इसे बराबर कैसे करें, तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण 1 में मैं 15 पंचे 75 और 25 दिया 75। देखो 15 में मैं क्या, समीकरण 1 में मैं क्या करूँगा, 15 का गुणा कर दूंगा। इस समीकरण में मैं क्या करूँगा, ये पूरे में मैं 5 का गुणा कर दूंगा, और समीकरण 2 में मैं क्या करूँगा, 3 का गुणा कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, तो देखो 15 पंचे कितना होता है, 75 होता है। तो ये 75x हो जाएगा, और ये देखो 25 दिया 75, ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दोनों का गुणांक बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमें संख्या को खोजना होता है। तो मैंने यहाँ पे खोजा, जैसे 15 पंचे 75 और 25 दिया 75, तो इसे 5 से गुणा किया तो ये बन गया, और इसे 3 से गुणा किया तो ये बन गया। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ कि समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण नंबर 2 में 3 का गुणा करने पर, तो देखो जब मैं इस तरीके से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 15 पंचे ये हो जाएगा 75x प्लस 17 पंचे 85 y बराबर, इसका गुणा भी इससे होगा। देखो इसका इसके के साथ गुणा कर दो, ये हो जाएगा 5 के 15 के 5 हासिल है, 8 पंचे 40 और 41, 4 बचा, 5 एकम 5, 4 में कितना होता है 9। अब समीकरण 2 को पूरा करो, 25 दिया, ये हो गया 75x प्लस देखो 13 दिया 39y बराबर 213 का गुणा भी 3 से होगा, इसे भी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 639, ये हो गया। अब क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पे देखो इसे मैं हटा देता हूँ, ये मैंने गुणा करने के लिए दिखाया था आप लोगों को। तो इस तरीके से हम गुणा करते हैं। अब इसे मिटा दिया मैंने, तो समीकरण 1 को मैंने 5 से गुणा किया, 2 को 3 से गुणा किया। तो देखो इसका भी गुणांक बराबर हो गया, 75x यहाँ भी और 75x यहाँ भी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले समीकरण हटाना है। अच्छा मैं इसे थोड़ा और डिटेल बनाता हूँ, इसे मैं समीकरण 3 मान लेता हूँ, इसे मैं समीकरण 4 मान लेता हूँ। लेकिन है क्या, ये बेसिकली क्या है, ये मेरा समीकरण 1 है, बस इसे मैंने अपडेट कर दिया है, गुणा कर दिया है। और ये क्या है, मेरा समीकरण 2 है, इसे मैंने गुणा किया था 3 से, तो ये ऐसा बन गया है। अब मैं इन दोनों को घटा देता हूँ, समीकरण 3 में समीकरण 4 घटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, 75x और 75x ये दोनों कट जाएंगे। देखो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो ये हो गया मेरा 75x प्लस 85y बराबर 915। फिर इस पूरे में मुझे क्या करना है, माइनस करना है किसे, नीचे वाले समीकरण को, 75x प्लस 39y बराबर 639, इसको सॉल्व कर दो। तो देखो हम घटा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे माइनस लगा है, यानी मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस बन जाता है, हमें पता है, हम कई बार सॉल्व कर चुके इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं ब्रैकेट जब ओपन करूंगा तो देखो इसके आगे प्लस था उस वक्त, तो माइनस आ गया, इसके आगे प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, और इसके आगे प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये प्लस को मैं हटा देता हूँ, यहाँ माइनस है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे जब, देखो 75 प्लस x और प्लस 75x और माइनस 75x कट गया, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस,
यानी 85 में से 39 को घटाओ, कितना आएगा? ये यहाँ से खासी ले लो, 15 में 9 घट गया। अरे वैसे तो घटाने आता ही होगा आप लोगों को, तो इसे घटा दो, ये हो गया 6 और 7 में 3 गया तो ये हो गया 4, तो 46y आ गया मेरा। बड़ी संख्या क्या क्या प्लस है इसलिए प्लस 46y। अब इसमें से इसे घटा दो, यहाँ भी ये हो जाएगा मेरा, ये 10 में 3 गया कितना बचेगा 7, और ये हो गया 8, 8 में 6 गया तो कितना बचा 2, तो ये हमारा आ गया। अब देखो, अब मुझे y का मान यहाँ से निकालना, मैं क्या करूँगा 46 को पक्षांतर कर दूंगा, तो 46 गुणे में पक्षांतर में कहाँ चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा मेरा y बराबर 276 बटे में 46। इसे सॉल्व कर दो, y का मान आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, इसको कटा दो, कैसे कटाओगे देखो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक बचा 2 अट्ठे 16। कटाने तो आता होगा, अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, मैं ये भी सिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आता ही हो। तो ये हो गया 138 बटे में कितना आया देखो 23। इसे भी आप लोग सॉल्व कर दो, तो इसे सॉल्व कर दो कितना आएगा देखो, 23 छक्का ये होता है 138, तो ये हमारा आ गया आंसर, y का मान कितना आ गया 6। आप लोग भाग देकर देख सकते हैं 6 आएगा, देखो मैं करके भी दिखा देता हूँ। 23 का गुणा 6 से करो, 6 की 18 क्या 18 से लेंगे, और 6 दूनी 12 और 1 13, 23 छक्के 138 आया, तो y का मान आ गया 6। अब हम क्या करते हैं, इस y के मान को इन दोनों समीकरण में से किसी एक में रखते हैं, तो हमें x का मान भी मिल जाएगा, हमें पता है, तो रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इधर मिटा लेता हूँ, तो ये मेरा समीकरण 1 था। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 15x प्लस 17y बराबर 183। मुझे यहाँ पे y का मान रख देना है, ये आ जाएगा 15x प्लस 17, y का मान कितना है 6, तो ये हो जाएगा 17 छक्का कितना होता है 102, ये हो गया 15x बराबर 183। अब देखो x का मान निकाल लो, यहाँ से x का मान कैसे निकलेगा, तो इसे पक्षांतर करो पहले, तो देखो ये हो जाएगा 15x बराबर 183, ये x 102 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये प्लस में है, तो ये माइनस 102 हो जाएगा। इसे घटा दो कितना आ जाएगा 180, यानी 81 आया, तो ये हो गया 15x का मान, तो 15 को पक्षांतर कर दो, ये गुणे में चला जाएगा कहाँ भाग में, तो ये हो गया x बराबर 81/15। अब यहाँ से क्या करो, इसे भाग करो तो हमारा मान निकल जाएगा, तो 81 को आप क्या करो ऐसे 15 से भाग दे दो, 15 पंचे 75 हो जाएगा, ये आपका कितना आया 11 में 5 घटाओ कितना आएगा 6, यहाँ दशमलव लगा के 0, और 15 चौके 7, तो देखो हमारा आंसर कितना आया, x का मान 5.4। तो हमें पता है ये हमारा क्या था, x हमने क्या माना था, हमने 1 किलोग्राम चाय के मूल्य को x माना था, तो ये क्या है हमारा 1 किलोग्राम चाय की कीमत है ये, और ये क्या है, ये हमने 1 किलोग्राम कॉफी का कीमत निकाला था, तो ये हो गया। अब देखो 1 किलोग्राम हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था आंसर में 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का कीमत। तो देखो ये क्या होगा, यहाँ पे 7 किलोग्राम चाय की कीमत में निकाल सकता हूँ क्योंकि 1 किलोग्राम चाय की कीमत मिल गई है, तो मैं 7 से गुणा कर देता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 7 गुणे 5.4, इसे ऐसे लिखते हैं 7 किलोग्राम चाय की कीमत
ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 1 किलोग्राम चाय का कीमत कितना है 5.4। इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया 7 पंच 28, 2 हासिल आया और 7 पंच 35 और 2 38 और ये दशमलव और 1 किलोग्राम कॉफी। तो देखो 1 किलोग्राम कॉफी, तो 1 किलोग्राम का कॉफी की कीमत हमने ऑलरेडी निकाला हुआ कितना है 6, तो ये आ गया 6 रुपए और ये आ गया 37.8 रुपए। अब इन दोनों को मिलाकर हमें बताना है कितना रुपए, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसे मैं थोड़ा दूर में लिख लेता हूँ, ये 6 रुपए, तो इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, इसके बाद दशमलव में कुछ नहीं मतलब 0 है, तो देखो इस तरीके से होगा 6 रुपए यानी कि 6.0। इसे सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा मेरा 37 जोड़ दो तो ये आ गया मेरा आंसर 43.8 रुपए। यानी 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी, इन दोनों का मूल्य कितना हो जाएगा 43.8 रुपए। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो देखो अब हम प्रश्न नंबर 6 बनाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। तो बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रश्न में दिया है लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रश्न में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन हमें जो दी होती है वो हमें सबसे पहले लिखना होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया दिया है, ये मेरा क्या है प्रश्न नंबर 6। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, तो एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय है जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 तथा पैरों की कुल संख्या 180। अब देखो उसके पास कुछ गाय है और कुछ क्या कबूतर है। अब देखो इन दोनों की जो आंखें हैं उन आंखों की संख्या टोटल कितनी है 120 है, इन दोनों की आंखें मिलाकर 120। तो अब देखो एक गाय का कितना आंख होता है 2 आंख होता है। अच्छा कबूतर का कितना आंख होता है, तो एक कबूतर का भी 2 आंख होता है। अब ध्यान दो यहाँ पे कुछ गाय है, यानी जैसे मान लो वहां पे अगर एक गाय है तो उसके 2 आंखें हो गई। अच्छा अगर 2 गाय है तो 2 दूनी 4 आंखें हो गई। अगर 3 गाय है तो 3 गाय है तो 3 दूनी 6 आंखें हो गया। बस ये कबूतर के साथ भी होगा, 2 कबूतर है तो 2 दूनी 4 आंख, 3 कबूतर है तो 3 दूनी 6 आंख हो जाएगा। तो इस तरीके से मिला के हमें 120 मिला है। तो हमें यहाँ पे ये तो नहीं बताया कि कितने गाय और कितने कबूतर हैं, हमें पता होता तो हम उनके आंखों की संख्या निकाल लेते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि उसके पास गायों की जो संख्या है वो है x और जो कबूतर की संख्या है वो है y। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे माना कि क्या माना हमने कि गायों की संख्या x तथा कबूतरों की संख्या y। अब देखो अब उसके पास अगर 4 गाय होता तो आंख टोटल कितना हो जाता 4 दूनी के 8 हो जाता। तो उसी तरीके से यहाँ पे x गाय है तो यहाँ पे आंखों की संख्या कितनी हो जाएगी, जितने भी गाय है उनको 2 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2x। ये टोटल गायों की आंखों की संख्या। और वैसे ही कबूतर है तो कबूतर कितने हैं y है, तो ये हो गया कबूतर की आंखों की संख्या, इन दोनों को मिलाकर है 120। अब उसके बाद आगे कहा है पैरों की कुल संख्या 180 है। अब ध्यान दो अब ये जो गाय है तो उस गाय के ये पैरों की संख्या, ये इसके पैरों की संख्या। तो अब ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है कि एक गाय के टोटल 4 पैर होते हैं और एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। अच्छा इनके पैरों की संख्या यहाँ पे मिलाकर कितना दिया हुआ है 180, तो ये हो गया। अब अगर एक गाय है तो उसके 4 पैर होंगे, अगर 2 गाय है तो 4 दूनी 8 पैर होंगे, 3 गाय है तो 4 दिया 12 पैर होंगे। तो वैसे ही x गाय है तो
4 से x को गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो गया मेरा 4x गाय का 4x पैर हो जाएगा। वैसे ही एक कबूतर के 2 पैर, तो y कबूतर के कितने पैर, y को क्या करो 2 से गुणा कर दो, टोटल यहाँ पे 180 पैर है। तो देखो यहाँ पे इनका समीकरण भी बन गया। अब हमें क्या करना है, बस अब हमें यहाँ से इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करके x और y का मान निकाल देना है। तो यहाँ पे हमें गाय की संख्या और कबूतर की संख्या मिल जाएगी, और यहाँ पे क्या करना है, बस हमें वही पता भी करना है गाय और कबूतर की संख्या। तो इसे हम सिंपल सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे आप कौन सा मेथड अपनाएंगे, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, विलोपन विधि से आप बनाएंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। आप प्रतिस्थापन विधि से भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे विलोपन विधि से बना रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे x को विलोपित करना चाह रहा हूँ, तो मुझे x के गुणांक को बराबर करना है। तो देखो जब समीकरण 1 में 2 का गुणा करूंगा तो ये 2 दूनी 4x हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा x का गुणांक। तो बस मैं वही करूंगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा, इस पूरे को मैं क्या करूंगा 2 से गुणा करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x, फिर ये प्लस 2 दूनी 4y बराबर के 2 से इसका भी गुणा होगा, तो ये हो गया 240। तो मैं इसे लेता हूँ समीकरण नंबर 3। अब ये बेसिकली क्या है, समीकरण नंबर 1 ही है, बस अपडेट हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा दूंगा। इन दोनों को देखो गुणांक बराबर हो गया ना, तो 3 में 4 को घटा दो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 3 में अच्छा 2 है, तो समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 4y बराबर 240। ये पूरे समीकरण में हमें क्या करना है, इस वाले समीकरण को, मैंने कौन सा समीकरण लिया, यह लिया है, हाँ इसमें इसमें घटाओ, इसमें घटाओ, एक ही बात है। तो ये मैं घटा लेता हूँ। तो देखो अब क्या होगा, अब हमें पता है इन्हें जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा तो यहाँ पे इसके आगे माइनस लगा हुआ है, इसका चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो मैं ब्रैकेट हटाता हूँ, इसे हटाने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके आगे कुछ नहीं है, संख्या कोई चिन्ह नहीं है। इसे हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसके आगे प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये माइनस बन गया, माइनस 4y 4 माइनस 4x, इसके आगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और इसके आगे प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसे कटा दो, तो देखो 4 प्लस 4x माइनस 4x कट गया, ये कितना हो गया, देखो 4y, ये देखो प्लस माइनस माइनस, तो 4y में से 2y को घटाना है, तो ये बन जाएगा 2y बराबर 240 में 180 माइनस करना है, तो इसे घटा दो, ये कितना हो जाएगा, 14 में आ गया तो 6 और 1 में गया तो 0। देखो 2y बराबर कितना आ गया 7। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ध्यान दो, 2 को मैं कर दूंगा पक्षांतर, तो 2 इसके साथ गुणे में है y के साथ, तो पक्षांतरों के भाग में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा y बराबर 60 बटे में 2, तो इसे भाग दे दो, कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ से क्या होगा, y का मान मेरा कितना आ गया 30, देखो 2 दिशम 60, तो y का मान आ गया। अब इस y के को किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो मैं इस y के मान को क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ। तो समीकरण 1 में इस y का मान को रखने पर तो मेरा समीकरण 1 क्या है, ये हमने गुणा किया, इसे हटा लेता हूँ। ये हमारा समीकरण 1 है, 2x प्लस 2y बराबर 120। तो अब देखो 2x प्लस 2y का मान रख दो, ये हो गया 30, ये 120। अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो गया हमारा 2 से गुणा हो गया, तो ये कितना हो गया 60 बराबर 120। तो इसको पक्षांतर कर दो, ये हो जाएगा 2x बराबर 120 माइनस 60, तो 2x बराबर हो गया 120 में 60 घटा दो 60 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया, ये पक्षांतर हो जाएगा यहाँ, तो ये इसके साथ भाग में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 60 बटे में 2, यानी x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 30।
तो y का मान हमारा 30 आया और यहाँ पे x का मान भी 30 आया। तो ये आ गया हमारा आंसर, यानी कि गायों की संख्या है 30 और कबूतरों की संख्या भी कितनी है 30, यानी 30 कबूतर और 30 गाय। तो ये देखो ये प्रश्न कितना आसान था। तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। तो देखो प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 94 सिक्के हैं। यदि थैले में कुल 29.75 रुपए हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की संख्या कितनी है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक थैला है जिसमें 50 पैसे के और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। तो 50 पैसे के कुछ सिक्के होंगे यहाँ पे, जितने भी सिक्के होंगे, फिर 25 पैसे के कुछ यहाँ पे सिक्के हैं, और उन दोनों को मिलाकर टोटल कितने सिक्के हैं 94 सिक्के हैं, 94 सिक्के हैं। तो देखो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 50 पैसों की संख्या, मैं यहाँ मान लेता हूँ कि 50 पैसों के जो सिक्के हैं वो कितने सिक्के हैं, मान लो कि x है, और 25 पैसे के मैं मान लेता हूँ टोटल y सिक्के हैं। तो अब टोटल ये 50 पैसे के इतने सिक्के हैं और 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, और उन दोनों को मिलाकर कितने सिक्के हैं 94 सिक्के हैं। तो ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 1। अब आगे क्या कह रहा है कि अब देखो 50 पैसे के सिक्कों को मिलाकर जितने भी रुपए हैं टोटल, और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उन्हें मिलाकर यहाँ पे टोटल जितने भी रुपए होंगे, 50 पैसों को मिलाकर जितने भी रुपए होंगे और ये 25 पैसों के सिक्कों को मिलाकर जितने भी रुपए होंगे, उन दोनों को मिलाकर 29.75 रुपए होंगे। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पैसों की बात किया है तो हम इस रुपए को भी पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। टोटल यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे पैसे में दिया हुआ है ना, तो हम इसे भी पैसे में निकाल लेते हैं। तो 29.75 को सबसे पहले हम पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो इसे 100 से जब हम गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 29.9, ये कितना हो जाएगा 2975 पैसे। तो 29.75 रुपए यानी कि 2975 पैसे हो जाएंगे। तो देखो 50 पैसे के x सिक्के हैं, यानी कि टोटल 50 गुणे x पैसे हो गए। मान लो 50 रुपए के एक सिक्के हैं तो 50 से कम 50 पैसे, 50 रुपए के अगर दो सिक्के हैं तो 50 दूनी 100 पैसे। वैसे 50 रुपए के x सिक्के हैं तो टोटल 50 गुणे x पैसे हो जाएंगे। वैसे कि 22 रुपए 25 पैसे के अगर दो सिक्के होते तो 25 गुणे 2 पैसे होते। अगर 25 रुपए के 3 सिक्के होते तो 25 गुणे 3 पैसे हो जाते। वैसे 25 रुपए के y सिक्के हैं तो ये 25 गुणे y पैसे हो जाएंगे। अब इन दोनों को मिलाकर टोटल कितने हैं 29.75 रुपए, यानी कि हमने इसे पैसे में कन्वर्ट कर लिया है तो 2975 पैसे। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे सॉल्व कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पर मैं विलोपन विधि का इस्तेमाल करूंगा। तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी भी एक चर को विलोपित कर देंगे। तो किसे विलोपित करें, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम हर बार x को विलोपित करते हैं, इस बार हम क्या करते हैं, हम इस बार y को विलोपित कर देते हैं। तो y को देखो विलोपित करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y के गुणांक बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर है 25y और यहाँ पे है सिंगल y। तो यहाँ पे मुझे 25 से गुणा करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में 25 से गुणा कर दूंगा। तो 25 से जब मैं यहाँ गुणा करूंगा तो ये 25 का गुणा y से होगा तो ये 25y हो जाएगा। तो देखो यहाँ गुणांक बराबर हो जाएगा, फिर मैं दोनों समीकरण को घटा दूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में 25 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, लेकिन 1 का गुणा करूँ चाहे ना करूँ एक ही बात है, इसलिए मैं नहीं करता। तो समीकरण में 25 का गुणा करो, 25 का गुणा x होगा, ये हो जाएगा 25x प्लस 25 का गुणा y से होगा तो ये हो गया 25y बराबर 25 का गुणा 94 से भी कर दो, कितना हो जाएगा 25 चौक 100 की 0
ऐसे लाइक 10, 25 मियाँ 225 और 10 235। तो ये आ गया। इसे मैं समीकरण 3 लिख लेता हूँ और इसे हटा देता हूँ। ये रफ कार्य था हमारा। तो ये समीकरण एक है। समीकरण 1 को हमने क्या किया, 25 से गुणा करके ऐसा बना लिया। तो देखो अब इन दोनों का गुणांक बराबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटा देता हूँ। तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर कितना हो जाएगा, 25x प्लस 25y बराबर 2350। 3 में समीकरण 2 घटा दो, ये हो गया 50x प्लस 25y बराबर 2975। इस पूरे समीकरण में मुझे इस वाले समीकरण को क्या करना है, घटा देना। तो जब मैं इसे घटा रहा हूँ तो क्या होगा, इस माइनस का चिन्ह का गुणा अंदर में सभी पदों के साथ होता है। तो उससे क्या होता है, इन पदों के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं। माइनस प्लस बन जाता है, प्लस माइनस बन जाता है। तो मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा जब, तो क्या होगा, देखो इसके आगे प्लस था वहां पे ब्रैकेट के अंदर में, तो अब ये माइनस हो गया। वैसे ही इसके आगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और इसके आगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और इसके आगे तो प्लस ही है, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे सॉल्व कर दो तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 25x में से 50x को घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस 25x। ये प्लस माइनस देखो 25 प्लस 25x और माइनस 25x घट गया। यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी हम 2350 में माइनस 2975 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 625, और ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या का आगे माइनस है इसलिए। ये तो आप लोग को आता ही होगा जोड़ घटाना। अब मुझे x का मान निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले तो दोनों पक्षों में माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाएगा। तो ये आ गया 25x बराबर 625। क्या आ गया यहाँ पे, इस तरफ लिख देता हूँ मैं, हमारा आ गया 25x बराबर 625। तो 25 को पक्षांतर कर देता हूँ, तो मेरा x का मान आ जाएगा 625 बटे में 25, यानी कि x का मान आ गया 25। देखो 25 25 हम 625 होता है, इससे घटा सकते हैं। अब x का मान आ गया 25। अब इस x के मान को मैं इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख देता हूँ, तो मेरा y का मान आ जाएगा। तो मैं इस x के मान को क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो इस x के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 94। तो यहाँ से x का मान रख दो 25, तो 25 प्लस वाई बराबर 94। तो y का मान कितना आ गया, 25 को कर दो पक्षांतर, तो ये प्लस 25 है, पक्षांतर हो गया माइनस 25। तो अब इसे घटा दो, कितना आ जाएगा, 14 में 5 गया 9, और ये 7 में 8 में 2 गया तो 6। तो देखो ये आ गया y का मान 69। तो देखो x क्या था हमारा, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 25, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को मैंने y माना था, तो y का मान कितना आया 69। तो देखो हमारा आंसर आ गया, यानी कि 50 पैसों के टोटल 25 सिक्के हैं और 25 पैसे के टोटल 69 सिक्के हैं। तो आंसर हमारा आ चुका है। तो देखो कितना आसान था। अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम अपना प्रश्न संख्या 8 हल करते हैं। तो हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 25 है, मतलब देखो कोई भी दो संख्याएं, यहाँ पे हमें पता है कि कौन सी संख्याएं हैं, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, उन्हें कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मैं पहली संख्या x मान लेता हूँ और दूसरी संख्या को y मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर कितना है 8। तो सबसे पहले माना कि वे संख्याएं क्या हैं, x तथा y है। तो वो संख्याएं मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, और
क्या कहा यहाँ पे कि वो दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 25 है। तो देखो यहाँ पे ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, उन दोनों का योग कितना है 25 है। फिर अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो देखो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उनके क्रमों को उल्टा कर दो। देखो यहाँ पे व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कोई संख्या है 5 तो इसका व्युत्क्रम मतलब हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो ये होता है व्युत्क्रम। तो ये x है तो x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। वैसे ही y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा y/1/y हो जाएगा। तो अब क्या कहा कि इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग कितना कहा 1/4। तो ये हो गया इनके व्युत्क्रमों का योग 1/4। तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 और ये मेरा समीकरण नंबर 2। अब हमें इन्हें हल करना है। तो हम जब इन्हें हल करेंगे तो हमें x और y के मान मिल जाएंगे, यानी कि वो संख्या हमें मिल जाएगी। तो इसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे विस्थापन विधि के द्वारा बनाता हूँ, यहाँ पे ज्यादा आसान होगा। तो मैं समीकरण 1 को ले लेता हूँ। तो समीकरण 1 से मैं क्या करूंगा x का मान निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो x का मान निकाल लो, यहाँ पे ये हो जाएगा y को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो गया 25 माइनस y। तो ये x का मान निकला। अब इस x के मान को क्या करता हूँ मैं समीकरण 2 में रखूंगा। तो इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दो, कितना हो जाएगा ये है 1/x। तो 1/x है तो x की जगह मैं कितना रखूंगा 25 माइनस y, ये फिर प्लस 1/y बराबर 1/4। तो ये मैंने x का मान यहाँ पे रखा। अब आगे सॉल्व करो इसे। तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो देखो ये परिमेय संख्या है, ये सॉल्व करना तो आता होगा। फिर ये गुणा वाला विधि से मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 का गुणा y से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 25 माइनस y का गुणा 1 से होगा तो 25 माइनस y ही आएगा। अब बटे में क्या होता है, तो 25 माइनस y का गुणा y से कर दो, ये हो जाएगा 25y माइनस y की घात 2। ये थोड़ा फिर से लिखता हूँ, ये हो गया बराबर में कितना है 1/4। अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बराबर का जब चिन्ह लगाओ तो ये फिर ये पूरा हो जाता है इनका। तो इस पूरे वाले का पूरा हो जाएगा y से, तो ये हो जाएगा 4y प्लस 25 चौक कितना हो गया 100 और ये माइनस 4y बराबर में इसका गुणा इससे होगा तो यही आ जाएगा 25y माइनस y की घात 2। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो प्लस 4y माइनस 4y कट गया, ये कितना हो गया, देखो ये इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ, जिसे मैं उधर पक्षांतर कर देता हूँ। इन दोनों को मैं इस तरफ पक्षांतर कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस y की घात 2 है, ये इधर पक्षांतर होके प्लस y की घात 2 बन जाएगा। ये 25y है, ये इधर आके माइनस 25y हो जाएगा और ये प्लस 100 यहाँ पहले से लिया और बराबर में देखो सारे के सारे संख्याएं मैंने यहाँ ले आया। तो बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं, यानी कि 0 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बन गया। तो देखो द्विघात समीकरण अभी हमने लेसन तो नहीं पढ़ा, लेकिन हमें इसे सॉल्व करना आता है, हमने ऊपर में पढ़ा है। तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमें गुणनखंड विधि पता है, हम उससे इसे सॉल्व कर देते हैं। तो इसे सॉल्व कर दो गुणनखंड विधि से। कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसे तोड़ो पहले, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, देखो 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 20 पंचे 100 और 20 और 5 25। तो देखो माइनस 20y माइनस 5y प्लस 100, ये ऐसे होगा। ये तो आप लोग को सॉल्व करने आता होगा, अगर आप लोगों को नहीं आता तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे या ऊपर राइट बटन पे लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से जाओ और बहुपद को सॉल्व करने का, जो द्विघात बहुपद है उन्हें सॉल्व करने का वहां पर एक तरीका है, बहुपदों का गुणनखंडन, वहां पे आप लोगों को इसे सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा, कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से सॉल्व कर दो, ये हो गया y माइनस 20 हो जाएगा
यहाँ से -5 कॉमन निकला, ये y-20 आ जाएगा। अब यहाँ पे y-20 और y-5 बचा। तो देखो यहाँ से जब मैं y का मान निकालूंगा तो दो मान निकलेगा, एक y बराबर 20 निकलेगा और एक y बराबर 5 निकलेगा। अब देखो यहाँ से कोई भी आप एक आंसर ले लो, जैसे मैं y बराबर अगर 5 ले लूँ तो मैं y बराबर अगर 5 को मैं यहाँ से मान लेता हूँ कि हाँ y का मान मेरा 5 है। अब समीकरण 1 में रखो, तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस y का मान 5 बराबर 25। तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो x का मान हो गया 20। वैसे ही अगर आप y का मान 20 लेते हैं तो x का मान आ जाएगा 5। तो आप कोई सा भी ले लो, आंसर तो वही आना है। एक संख्या का मान 5 आएगा, दूसरी संख्या का मान 20 आएगा, तो आंसर हमारा मिल गया। यानी कि वो संख्याएं क्या होंगी, 20 तथा 5 होंगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से बनाना है। तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हम देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 9। देखो क्या कहता है प्रश्न में, दो संख्याओं का अंतर 14 तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह दिया कि दो संख्याएं हैं जिनका अंतर है 14 और उनके वर्गों का अंतर है 448। ठीक, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या कहा कि कोई दो संख्याएं जिनका अंतर 14 है, यानी कि उन्हें घटाने पे 14 आता है, तो क्या मुझे पता है वे संख्याएं क्या है, दिया है क्या, नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, उन संख्याओं को कुछ मान लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि माना कि ये संख्याएं x तथा y है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का अंतर कितना, 14, यानी उन संख्याओं को घटाने में मुझे कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, संख्याएं क्या हैं, x और y, इनका अंतर कितना है, 14। तो ये देखो मेरा बन गया समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का अंतर, वो जो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर। तो सबसे पहले तो संख्याओं का मैं वर्ग कर लेता हूँ। अब इन संख्याओं का वर्ग हो गया, अब उनका अंतर कितना दिया है, 448। तो ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 2। तो ये हमने दोनों समीकरण बना लिए। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि वे संख्याएं क्या है, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो ये जो समीकरण 2 मैंने लिखा है, इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 नहीं मानता, मैं इसे और सॉल्व कर देता हूँ। कैसे सॉल्व करूंगा, तो ध्यान से देखो, a² - b² के रूप में है ये। हमें पता है फॉर्मूला कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की घात 2 - y की घात 2, तो ये हो जाएगा x - y और x + y, ये हो जाएगा। ये देखो इसके बराबर मैंने ये वाला फॉर्मूला रख दिया यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रखा है, बराबर में कितना, 448। अब देखो, अब यहाँ से x - y, तो x - y का मान मुझे पता है, यहाँ से 14 आएगा समीकरण नंबर 1 से। तो यहाँ से मैं इसका मान रख देता हूँ, कितना है, 14। तो ये हो गया 14x + y बराबर 448। देखो मैंने क्या किया, x - y बराबर 14, तो x - y बराबर 14 रख दिया मैंने। अब देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 14 को पक्षांतर कर देता हूँ। तो ये हो गया x + y बराबर 448 बटे में 14, गुणे में 5 चला जाएगा भाग में। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा, इसे 14 से भाग दे दो, ये आ जाएगा तुम्हारा, देखो 2 × 7 = 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। तो ये 7 से जाएगा क्या, वो 7 × 21, 1 बचा और 7 दूनी 14, यानी कितना आया, 32। तो यहाँ पे देखो x + y बराबर कितना आया, 32। तो ये देखो, इसे मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 2 और इसे मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आ गया। देखो x - y बराबर 14
और x प्लस वाई बराबर 32। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो कोई भी विस्थापन विधि या विलोपन विधि के द्वारा हम इसे हल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं विस्थापन विधि का इस्तेमाल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ज्यादातर प्रश्न विलोपन विधि से बनाया तो मैं इसे विस्थापन विधि से आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो ये हो जाएगा, देखो समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, x का मान निकाल लेता हूँ। तो समीकरण 1 से x का मान निकाल लें, यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 14 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y को पक्षांतर कर दो तो माइनस वाई है, ये प्लस वाई हो जाएगा। तो ये मेरा x का मान आ गया, इसमें समीकरण 3 ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है विस्थापन विधि से हम किसी एक समीकरण से मान निकालकर उसे दूसरे में रख देते हैं। वो समीकरण 1 से मैंने मान निकाला x का, उसे समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। तो इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर रख दो, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 32। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 14 प्लस वाई और ये फिर प्लस वाई बराबर 32। तो ये देखो y और y कितना हो गया, 2y। देखो y और y को मैंने जोड़ दिया, 2y बराबर 32। तो 2y बराबर 14 को पक्षांतर कर दो तो 32 माइनस 14 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2y बराबर 32 में 14 घटा दो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। अब 2 को पक्षांतर कर देता हूँ तो y का मान मेरा आ गया 18 बट्टे में 2, यानी कि y बराबर आ गया मेरा 2 नियम 18। तो y का मान कितना आया, 9 आया। अब इस y के मान को मैं क्या करूंगा, तो देखो समीकरण 3 हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ x का मान हमने निकाला था। तो x का मान यहाँ पूरी तरीके से नहीं निकला था, यहाँ पे y का मान मुझे चाहिए। तो y का मान मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, y का मान 9 में यहाँ रख दूंगा तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर तो ये हो आ जाएगा मेरा आंसर, x बराबर 14 प्लस वाई। तो x बराबर 14 प्लस y का मान रख दो 9, तो x बराबर हो गया 14 में 9 जोड़ दो 23। तो x का मान मेरा आ गया। तो देखो x बराबर 23 और y बराबर 9, यानी कि वे संख्याएं क्या होंगी, 23 तथा 9 है। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो देखिए कितना आसान था ये प्रश्न। अच्छा आप चाहो तो इसे विलोपन विधि से बना सकते हैं, विलोपन विधि से ये और भी आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना, सिंपल देखो यहाँ पे अगर मैं x को विलोपित करके बनाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा। या फिर अगर मैं y को विलोपित करना चाहूँ तो और भी इजी है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दो तो प्लस वाई माइनस वाई यहाँ पे विलोपित हो जाएगा करके। तो जिस तरीके से भी आप बनाना चाहो वैसे बना सकते हैं। तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखो अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। तो देखो क्या दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 तथा उनका योग 14 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर वो दो संख्याएं हैं, तो वो दो संख्याएं हमें दिया क्या नहीं दिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि वे जो संख्याएं हैं, माना वे संख्याएं x तथा y है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, उनका गुणनफल कितना है, 45 है। तो मैं कर लेता हूँ x और y, इनका गुणनफल कितना है, 45 है। 45 ही है ना, हाँ। दूसरा क्या कह रहा है कि उनका योग, यानी कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, यानी कि जोड़ने में कितना आएगा, 14 आएगा। तो ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, पता करना है कि ये संख्याएं क्या है। तो यहाँ पर देखो मुझे क्या है, दो समीकरण मिल चुका है। तो देखो अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करता हूँ। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा, या का मैं सबसे पहले समीकरण 1 ले लेता हूँ। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से मैं क्या करता हूँ, x का मान निकाल लेता हूँ। तो ये हो गया x गुणा y बराबर 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे पक्षांतर कर देता हूँ तो ये भाग में चला जाएगा। तो देखो x का मान आ गया। अब इस x के मान को मैं समीकरण 2 में रख दूंगा। तो इस x के मान को समीकरण 2 में
रखने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना है 14। तो x का मान है 45 बटा वाई और ये प्लस वाई बराबर 14। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो आपको इसे सॉल्व करना तो आता ही होगा। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे जगह आ जाएगा, देखो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, तो इसे direct विधि से सॉल्व कर दो। ये हो जाएगा 45 प्लस इसका वाई इसके साथ y की घात 2 बटे में इसका वाई इसके साथ हो जाता है y बराबर 14। अब इसे इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ तिरिया गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 प्लस वाई की घात 2 बराबर इसका गुणा इसके साथ हो गया और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 14 वाई। अब देखो इसे मैं क्या करता हूँ, पक्षांतर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा वाई की घात 2 माइनस 14 वाई प्लस 45 बराबर 0। देखो ये क्या है, ये द्विघात समीकरण बना। अब द्विघात समीकरण हमने बहुपदों की गुणनखंड में पढ़ा है कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, तो इसे सॉल्व कर दो। ये कितना हो जाएगा, y की घात 2 माइनस मध्य पद को हमें तोड़ना है, तो 45 मैं 14 को कैसे लिख सकता हूँ, 9 पंचे, देखो 9 पंचे 45 होता है और 9 में 5 जोड़ने पे 14 होता है, तो मैं इसे लिख दूंगा माइनस 9y और माइनस 5y प्लस 45 बराबर 0। अगर आप लोगों को इसे सॉल्व करना नहीं आता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा बहुपदों का गुणनखंड, वहां पे मैंने इसे डिटेल में समझाया, तो वहां जाकर पहले से सीख लीजिए। तो y माइनस 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 5 को कॉमन ले लो, तो ये y माइनस 9 हो गया बराबर में 0। अब क्या आया, देखो y माइनस 9 और ये आ गया y माइनस 5 बराबर 0। तो देखो y का मान एक तो 9 आया, दूसरा y का मान कितना आया, 5 आया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y का कोई भी एक मान ले लेंगे। जैसे y का मान अगर मैं 9 ले लूँ तो उसे समीकरण 2 में रखेंगे, तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, y का मान 9 ले लेता हूँ, तो इसे जब मैं समीकरण 2 में रखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस वाई बराबर 14। तो x प्लस 9 बराबर 14, तो x बराबर हो गया 14 माइनस 9, यानी कि यहाँ पे मेरा x का मान कितना निकलेगा, 14 में से 9 घटाओ 5 आया। वैसे ही जब मैं x y बराबर 5 लूंगा, तो जब मैं यहाँ पे y बराबर 5 ले लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस 5, तो x बराबर हो जाएगा 9। तो देखो y का मान 9 लेने पे x का मान 5 आ रहा है और y का मान 5 लेने पे x का मान 9 आ रहा है। तो वही संख्याएं क्या होंगी, पहला संख्या 5 होगा और दूसरा संख्या क्या होगा, 9 हो जाएगा। चाहे वो x का मान 5 लो चाहे y का मान 5 लो, तो वो आ ही जा रहा है आखिर में, है ना। तो देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे x का मान 9 लूँ तो मेरा y का मान 5 आ जाएगा। अगर तो देखो यहाँ पे जब मैं y का मान 9 लूंगा तो x का मान मेरा 5 आ गया, तो पहली संख्या 9 हो गई और दूसरी संख्या 5 हो गई। अगर मैं y का मान 5 ले रहा हूँ तो x का मान 9 आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखो 5 और 9 ही आया। तो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा, तो इसमें से कोई सा भी एक चुन लो। तो अब हमें आंसर पता चल गया कि ये संख्याएं क्या है, x और y है। तो x और y के मान में क्या लिया, 5 और 9। तो पहली संख्या 5 तथा दूसरी संख्या क्या है, 9 है, तो हमारा आंसर आ गया। तो अब हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो अब हमारा अगला प्रश्न क्या है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु याद कीजिए। देखो सबसे पहले तो हमें इस आदमी की और इसके पुत्र की वर्तमान आयु नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इसे कुछ मान लेंगे। इसमें वर्तमान आयु ही पूछा है कि वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, और हमने पहले भी देखा था कि जब भी आयु वाले प्रश्न आते हैं तो हमें सबसे पहले वहाँ पे क्या करना होता है कि जो भी व्यक्ति होते हैं उनकी वर्तमान आयु यानी कि करेंट एज हमें पता होना चाहिए। तो करेंट एज तो दिया नहीं है, वर्तमान में क्या आयु है तो हम उसे कुछ मान लेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि वो जो कि व्यक्ति है यानी मेरा आयु बोल दिया ना, तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की आयु x वर्ष है, मान लेता
वर्ष है। तो अब क्या कह रहे हैं प्रश्न में आगे कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की द्विगुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो अब देखो 5 वर्ष पूर्व यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व निकालने के लिए हमें जो भी उनकी अभी की आयु है उसमें से 5 साल माइनस करना पड़ेगा। तो 5 साल पहले की आयु मिल जाएगी। तो मैं 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लेता हूँ। तो 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले क्या होगा, इस व्यक्ति की जो आयु है, इस व्यक्ति की जो आयु है वो हो जाएगा x माइनस 5 और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5। तो अब क्या था कि 5 साल पहले का दोनों का आयु निकल गया। अब क्या करा कि 5 साल पहले ये व्यक्ति की जो आयु था, व्यक्ति का आयु जो था वो इसके बेटे का जो आयु है उससे 3 गुना के बराबर है। यानी उसके पुत्र की आयु का मैं 3 गुना कर दूंगा तो उस व्यक्ति का आयु मुझे मिल जाएगा, यही कहा था। तो हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो ये अब इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं हम चाहें तो ये हो गया हमारा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पंचे 15, इसका गुणा होगा ना अंदर। तो ये हो गया x, इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस 3y बराबर, इसको मैंने इधर पक्षांतर किया और इसको इधर पक्षांतर किया। तो ये हो गया माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 10। तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 मिल गया। उसी प्रकार आगे क्या कहा है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब पहले 5 वर्ष पूर्व बोला, अब 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल के बाद अब क्या होगा। तो अब 10 साल के बाद इनकी जो आयु है वो कैसे पता चलेगा। तो अभी जो भी आयु है उसमें 10 साल जोड़ दूंगा तो आगे 10 साल बाद जो भी इनका एज होगा वो हमें मिल जाएगा। तो 10 साल के बाद इस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु में मैं 10 जोड़ देता हूँ। तो 10 साल बाद व्यक्ति की आयु हो जाएगी x प्लस 10 और इसके पुत्र की आयु हो जाएगी y प्लस 10। ये हमें मिल गया। 10 साल के बाद इन दोनों की आयु इतनी होगी। अब 10 साल के बाद इनकी आयु में क्या कहा है, संबंध क्या बताया है कि इस व्यक्ति की जो आयु है वो इसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी इस व्यक्ति की जो आयु है वो इसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यानी इसके पुत्र की आयु का दोगुना कर दूंगा तो इस व्यक्ति की आयु मुझे मिल गया। तो देखो यहाँ से भी मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दामा 20। तो इसे सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा। देखो चर राशि को एक साइड करता हूँ और अचर को एक साइड करता हूँ। तो ये हो गया x माइनस 2y बराबर 10 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो ये मेरा मिल गया समीकरण नंबर 2। तो देखो हमें यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं विलोपन विधि का इस्तेमाल करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 दोनों के जो x के गुणांक है वो बराबर है। तो मुझे सिंपल समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूंगा तो मुझे मेरा x विलोपित हो जाएगा, फिर मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर तो मेरा समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इस पूरे समीकरण में मैं x माइनस 2y बराबर 10 इसे घटा देता हूँ। तो हमें पता है क्या होने वाला है, जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो इसके आगे माइनस लगा है तो इसके अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखो इसके आगे प्लस है अभी, तो देखो ये माइनस हो गया, इसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो गया और इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो गया। समीकरण जो 1 है इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये प्लस x माइनस x कर दिया, देखो माइनस 3y प्लस 2x, ये कितना हो गया माइनस y। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया माइनस 20। अब देखो माइनस माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 20, यानी कि y बराबर 20 आ गया। अब इस y के मान को मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो y का मान जब समीकरण 1 में रखूंगा तो मुझे x का मान मिल जाएगा। तो इस y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये सारी की सारी विधि,
अगर आप लोगों को विस्थापन विधि या विलोपन विधि नहीं पता तो आप पहले उसे जाकर देख लीजिए, मैंने उसे प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, फिर आप इसे देखिएगा। तो ये हो गया मेरा समीकरण 1। इसमें मैं क्या करता हूँ, y का मान रख देता हूँ। ये हो गया है -3, y का मान हो गया 20 बराबर -10। तो 20 से कितना हो गया 60 बराबर -10। इसको सॉल्व करो, x का मान क्या हो जाएगा, इसे पक्षांतर कर देता हूँ मैं। तो ये -60 है, +60 हो जाएगा। तो x बराबर -10 प्लस 60, ये क्या हो गया माइनस प्लस माइनस, यानी कि आ जाएगा आपका x बराबर 50, क्योंकि 60 में 10 घटाओगे 50 आएगा और बड़ी संख्या के में प्लस लगा इसलिए +50। तो देखो यहाँ पे मेरा आंसर आ चुका है y बराबर 20 और x बराबर 50। तो देखो y बराबर 20 और x बराबर 50, यानी इस व्यक्ति की आयु है 50 वर्ष और पुत्र की आयु है 20 वर्ष। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखिए अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। यहाँ पे देखो क्या करा है, दो स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर। दो कारें A व B से चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले मैं प्रश्न समझा देता हूँ कि ये A और B ये दो स्थान हैं, ठीक। अब दो कारें हैं, ये क्या है, दो कार है। अब ये क्या होता है, ये जो कार है, एक कार A से चलना स्टार्ट होता है और एक जो दूसरा वाला कार है वो क्या है, B से चलना स्टार्ट होता है। तो देखो पहला कार यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा कार यहाँ रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है कि ये दोनों कारें जब एक ही दिशा में चलना स्टार्ट होती है, यानी एक ही दिशा में मान लो दोनों के दोनों इस दिशा में चलना स्टार्ट हुए, तो ये यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ से इस तरीके से चल रहे हैं। तो जब ये इस तरीके से चल रहे हैं, कुछ चाल से चल रहे हैं, तो होता क्या है कि ठीक 7 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये दोनों आगे जा रहे हैं, ऐसे होते होते किसी मान लो किसी पॉइंट सी पे ये दोनों क्या होते हैं, मिलते हैं। अच्छा अब देखो अब क्या हो रहा है, ये वाला जो कार A है और ये जो कार B है ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो कार A टोटल कितनी दूरी चला, इतनी दूरी चला, और जो कार B है ये कितनी दूरी चला, ये इतनी दूरी चला। अच्छा तो देखो A से लेकर B तक की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर, वैसे भी B से लेकर C तक की जो दूरी है यहाँ भी कुछ दूरी होगी, मान लो S कुछ दूरी है। तो अब ध्यान दो यहाँ प्रश्न में क्या कहा है, A और B की दूरी 70 किलोमीटर। अब यहीं से हमारा समीकरण बनेगा। हम क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, चाल। हमें फॉर्मूला पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखो हमें कार A और कार B की चाल पता है क्या, क्योंकि ये किसी एक निश्चित चाल से चल रहे हैं, है ना, किसी स्पीड से चल रहे हैं। तो मुझे तो नहीं पता कि इनकी स्पीड क्या है, तो मैं मान लेता हूँ कि कार A की चाल x तथा कार B की जो चाल है वो है, मैं मान लेता हूँ y किलोमीटर, ठीक है। कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार Y की चाल y किलोमीटर प्रति घंटे, ये मैंने मान लिया। अच्छा अब ध्यान दो, अब मुझे क्या करना है, इनकी दूरी दिया है प्रश्न में, हमेशा ध्यान देना, इनकी क्या दिया है, यहाँ पे दूरी दिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका दूरी निकाल लेते हैं। अभी देखना मैंने दूरी क्यों निकाला। तो देखो दूरी का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर दो, तो दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणी समय। ये हमारा दूरी का फॉर्मूला बना। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो देखो यहाँ पे चाल तो हमने मान लिया, अब समय कितना है, ठीक। तो यहाँ पे समय यहाँ पे दिया हुआ है 7 घंटा।
समय यहाँ कितना दिया हुआ 7 घंटे। तो देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 7 घंटे बाद दोनों कार सी पर मिलते हैं। क्या हो रहा है कि 7 घंटे के बाद ये दोनों कारें ऐसे चलते हुए इस पॉइंट पे आकर एक दूसरे से मिलती हैं। अच्छा, अब ध्यान दो, इन दोनों कार के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 70 किलोमीटर। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, कार ए के द्वारा चला गया दूरी है इतना और कार बी का दूरी है इतना। तो देखो कार ए जितना दूरी तय किया है उसमें मैं कार बी के द्वारा तय किया दूरी को अगर माइनस कर दूं तो मुझे इतना मिल जाएगा 70 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कार ए के द्वारा तय किया गया दूरी में कार बी के द्वारा तय किए गए दूरी को मैं घटा दूंगा तो मुझे 70 किलोमीटर मिल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे दूरी निकालना पड़ेगा इन दोनों का, क्योंकि दूरी निकालूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखो कार ए की दूरी है ना, कार ए द्वारा तय की गई दूरी माइनस कार बी द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं दूरी निकाल लेता हूँ। तो देखो कार ए की दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, कार ए की दूरी यहाँ पे हो जाएगी दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो कार ए की का चाल कितना है x किलोमीटर, तो ये हो गया 4 गुणे समय। समय कितना था 7 घंटा। 7 घंटे बाद ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं तो ये 7 से इसका गुणा कर दो तो देखो 4 गुणे समय। तो कार ए की दूरी मिल गई। वैसे ही कार बी द्वारा तय की गई दूरी, कार बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो कार बी द्वारा तय की गई दूरी यानी कि उसका 4 गुणे समय। तो कार बी की चाल कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 7 घंटा। तो ये देखो कार ए की दूरी मिल गई और कार बी की दूरी। अब ध्यान दो, कार ए के द्वारा तय किया गया दूरी में कार बी के द्वारा तय किया गई दूरी को जब मैं माइनस कर दूंगा, इसकी फोटो में देख सकते हैं आप, तो मुझे कितना मिलेगा 70 किलोमीटर। अच्छा, तो ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 1। या फिर मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसे और सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ से क्या करता हूँ 7 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 70। तो ये कट जाएगा 7 दामा 70। कैसे, इसको मैं पक्षांतर कर दूंगा तो 70/7 हो जाएगा तो 7 दामा 70 हो जाएगा। देखो इसे मैं पक्षांतर कर दूंगा, जब 7 को पक्षांतर कर दूंगा यहाँ से यहाँ तो ये क्या हो जाएगा 70/7 हो जाएगा। ये तो देखो 70/7 हो जाएगा ये। अब 7 दाम 70 तो कितना आ गया ये x माइनस वाई बराबर 10 आ गया। यहाँ से ब्रैकेट हटा देता हूँ। तो ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब देखो अगला स्टेटमेंट क्या कहा था कि वे जब एक दूसरे की ओर चलती हैं तब 1 घंटे बाद मिलती हैं। अब इसी में देखो क्या हो रहा है कि जब वो एक दूसरे की ओर चलेंगी, अब इसे मिटाते हैं। अभी ये क्या हो रहा था कि एक ही दिशा में इस तरीके से चल रहे थे, अब ये एक दूसरे की तरफ चलेंगे। तो अब ये यहाँ पे खड़ा कार है और यहाँ पे कार भी, अब ये एक दूसरे की ओर जब चलेंगे तो देखो एक दूसरे की ओर जब चल रहे हैं तो भी ये दोनों किसी 1 घंटे के बाद मिलते हैं। 1 घंटे के बाद ये किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे भी देखो इन दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी कितना है 70 किलोमीटर ही है। इन दोनों के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। तो इस तरीके से चल के यहाँ पे मिल रहे हैं तो दोनों कार को मिलाकर कितनी दूरी तय की है वो दोनों 70 किलोमीटर। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कार ए के द्वारा तय किया गया दूरी प्लस कार बी के द्वारा तय किया गया दूरी दोनों को मिलाकर 70 किलोमीटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं कार ए की दूरी निकाल लेता हूँ। अब जब ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं तब कार ए की दूरी, तो यहाँ पे भी 4 गुणी समय, तो यहाँ पे 4 कितना है 4 वही है, मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितना है यहाँ पे, दूरी बोल रहा हूँ, समय कितना है यहाँ पे, तो समय है यहाँ पे 1 घंटा। तो ये 1 से गुणा कर दो तो 1x यानी कि x ही आ जाएगा। वैसे ही अब यहाँ पे कार बी की दूरी, तो यहाँ पे कार बी की दूरी यानी कि वही 4 गुणी समय, तो 4 तो इसका कितना है y किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे समय कितना है 1 घंटा। तो y का गुणा x से होगा तो y ही आ जाएगा। तो देखो ये आया हमारा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि कार ए के द्वारा चला गया दूरी
और कार डी के द्वारा तय किया गया दूरी, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे कितना है 70 किलोमीटर। तो देखो ये मेरा बन गया समीकरण नंबर 2। तो मुझे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब हमें पता है आगे हमें क्या करना है, हमें सिंपल बस इन्हें सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन्हें किसी भी विस्थापन विधि या विलोपन विधि के द्वारा हल कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे विलोपन विधि के द्वारा हल कर लेता हूँ, विलोपन विधि द्वारा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ हर बार जैसे मैंने x को विलोपित करके दिखाया, इस बार मैं क्या करता हूँ y को विलोपित करके दिखाता हूँ। तो ये हमें क्या करूँगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दूंगा। तो समीकरण 1 और 2 में जब मैं जोड़ूंगा तो y को विलोपित करना है। तो देखो गुणांक तो इनके पहले से बराबर है, सिंपल मैं इन दोनों को जब जोड़ दूंगा तो -y + y कट जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो ये हो गया x - y बराबर 10। इसमें मुझे x + y बराबर 70, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दो। तो देखो x और x कितना हो गया, ये हो गया 2x। ये देखो -y + y कट गया बराबर 70 और 10 80 हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया 80। तो यहाँ से 2 को पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा x बराबर 80/2, यानी कि x बराबर कितना आ गया 40। तो x क्या था हमारा, कार एक ही चाल था, ठीक, यानी कि कार एक ही चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस x के मान को मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में रख देता हूँ, तो y का मान भी मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 10। तो x - 40, अच्छा ये x का मान है ना, तो 40 - y बराबर 10। यहाँ पर मुझे x का मान मिला है ना, तो समीकरण 1 में x का मान रखूंगा तो y का मान मिल जाएगा यहाँ पे। तो 40 को पक्षांतर कर देता हूँ, तो 40 पक्षांतर होके क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो -40। इन्हें सॉल्व कर दो, तो 10 में 40 घटाओगे तो कितना आएगा -30। देखो माइनस माइनस कट गया, तो y का मान कितना आया 30, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो कार एक ही चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार एक की चाल कितनी हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार बी की चाल हो गया मेरा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हम देख सकते हैं कितना आसान था। तो देखो कभी भी अगर इस तरीके का प्रश्न आए, चाल दूरी समय से रिलेटेड, तो उसे इस तरीके से बनाते हैं। समीकरण देखा हमने किस तरीके से बनाया, हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, हमें क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, उनके बीच की दूरी, तो बस हमने उसी को आधार मानकर पूरा समीकरण बना दिया। तो इसी तरीके से करना होता है। अब हम अपना अगला प्रश्न देखेंगे। तो देखो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक विद्यालय के 2 कमरों ए और बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हैं। जब ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज दिए जाते हैं तो दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, और जब 20 विद्यार्थी बी से ए में भेज दिए जाते हैं तब ए के विद्यार्थियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है। तो प्रत्येक कमरे में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो प्रश्न समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि 2 कमरे हैं, ठीक है। अब ये है कमरा नंबर ए और ये कमरा नंबर बी। अब देखो इस कमरे नंबर ए में कुछ स्टूडेंट्स हैं और कमरे नंबर बी में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जितने भी होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि अभी रूम नंबर ए में x स्टूडेंट्स हैं और रूम नंबर बी में मैं मान लेता हूँ कि टोटल 22 स्टूडेंट्स हैं। अब क्या कह रहा है प्रश्न में आगे, तो प्रश्न में आगे ये कह रहा है कि जब हम रूम नंबर ए से 10 स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, रूम नंबर बी में भेज देते हैं। तो भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, अब कि यहाँ से 10 स्टूडेंट्स कम हो गए, यानी 10 हटा दो। अच्छा इस रूम में क्या हो गया, 10 स्टूडेंट्स बढ़ गए, तो यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स मैं बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ पे 10 विद्यार्थी बढ़ गए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हम ऐसा करते हैं 10 स्टूडेंट्स में यहाँ से भेज दिया उधर, तो अब ये दोनों की जो संख्या वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी।
अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, रूम नंबर ए में जितने बच्चे हैं और रूम नंबर बी में जितने बच्चे हैं, ये दोनों कितने हो गए, बराबर हो गए। जब मैंने 10 बच्चे यहाँ से यहाँ भेज दिए, तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, समीकरण 1 में ला लूंगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि माना कि एक कमरे में x तथा b कमरे में y स्टूडेंट्स हैं, यानी कि y विद्यार्थी हैं। अब मैं क्या किया, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार 10 स्टूडेंट्स मैं यहाँ से 10 स्टूडेंट्स में यहाँ से वहां भेज दिया, तो ये x माइनस 10, ए में बचे इतने बच्चे और बी में कितने हुए, इतने बच्चे हो गए। अब ये दोनों के दोनों यहाँ पे क्या कह रहा है कि बराबर है, इन दोनों कमरों में बच्चों की संख्या कितनी हो गई, बराबर हो गई। तो ये मेरा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसी में आगे अगला स्टेटमेंट, अब फिर से इसे पहले से कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब x बच्चे थे y बच्चे थे, है ना। अब अगला स्टेटमेंट क्या बोला कि जब मैं 20 से a में 20 बच्चे भेजता हूँ, अभी मैंने x से y में 10 बच्चे भेजे थे ना, वो सब खत्म। अब ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ x बच्चे यहाँ y बच्चे, तो मैं रूम बी से रूम नंबर ए में 20 बच्चे भेज देता हूँ। तो भेज दो, तो यहाँ से मैंने यहाँ भेज दिया, यानी यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स कम हो गए और यहाँ पे 20 स्टूडेंट्स बढ़ गए। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि रूम नंबर ए में जो विद्यार्थी हैं वो रूम नंबर बी के विद्यार्थियों से इनकी संख्या दुगनी हो जाती है। यानी यहाँ जितने भी विद्यार्थी हैं मैं इनका क्या करूँगा, दुगना कर दूंगा। तो इतने बराबर हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इनके दुगने हैं, ठीक, यानी कि इतने बच्चे यहाँ पे थे उनका दुगना करूँगा तो मुझे इस रूम के बच्चे मिल जाएंगे। तो यहाँ से मेरा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा कि रूम नंबर ए में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, रूम नंबर बी में जो स्टूडेंट्स हैं उनके दुगने के बराबर। तो ये मेरा समीकरण नंबर 2 मिल गया। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण को थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने 1 और 2 नहीं मानता, मैं इन्हें थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूँ। तो फिलहाल मैं इनको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले तो इसे ये हो जाएगा मेरा चर राशि को एक तरफ कर देता हूँ, अचर एक तरफ कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x, ये माइनस y बराबर ये हो गया 10 को वहां भेज दूंगा तो ये -10 है, यहाँ पे हो जाएगा +10, तो 10 और 10 हो गया ये 20। तो अब मैं इसे समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूँ। अब मेरा अगला समीकरण क्या बना था, यहाँ से x + 20 बराबर 2y - 20, ये मैंने अगला समीकरण बनाया था। इसे भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा अंदर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा y से होगा 2y - 2 × 40। यहाँ भी मैं चर राशि को एक साइड कर लेता हूँ और चर को एक साइड कर लेता हूँ। तो ये मेरा हो जाएगा x, ये -2y बराबर ये हो जाएगा -40, और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो ये +20 -20 बच जाएगा। तो ये दोनों को मैं जोड़ सॉल्व कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा -60। तो देखो ये मेरा समीकरण नंबर 2, इसे मैं ले लेता हूँ। ठीक, तो इससे मैंने माना समीकरण नंबर 1 और ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। तो देखो हमें दोनों समीकरण मिल चुके हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें पता है, हमें इन्हें किसी भी विधि से सॉल्व कर देना है। अब हमारा x और y का मान निकल जाएगा, यानी कि दोनों कमरों में विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। तो बस मुझे इन्हें सॉल्व करना है। तो मैं इन्हें सॉल्व कर देता हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी विधि से सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। तो मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर देता हूँ, घटा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे विलोपन विधि इस्तेमाल करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं x चर को विलोपित करूंगा। तो देखो दोनों का गुणांक समान है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दूंगा। तो ये x और x यहाँ पे कट जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। आप चाहो तो विस्थापन विधि से भी बना सकते हो, जो विधि आपको आसान लगे। तो यहाँ मैं विलोपन विधि द्वारा बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1। इन्हें मैं क्या करता हूं,
क्या कर दूंगा, इस समीकरण में इस वाले समीकरण को घटा दूंगा। तो घटा देते हैं। देखो मैं जो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मुझे पता है इस समीकरण में ब्रैकेट्स के आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगा तो उनके चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखो इसके आगे भी प्लस है तो ये माइनस हो गया, इसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो गया, इसके आगे माइनस है तो ये प्लस हो गया, और इसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं लगा था यानी कि प्लस की है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, ये देखो माइनस वाई प्लस 2y, इन्हें सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस माइनस माइनस 2y में से y गया तो y, और बड़ी संख्या का ये प्लस है इसलिए प्लस y। अब ये 20 और 60 कितना हो गया 80। तो देखो y का मान मुझे यहाँ से मिल गया, y का मान कितना मिला 80। अब y के मान को क्या करूंगा, किसी भी एक समीकरण में रख दूंगा। जैसे मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूँ तो मुझे यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो इस y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 20 है, तो x माइनस 80 हो जाएगा बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसे पक्षांतर कर दो, तो ये माइनस 80 है तो यहाँ जाके प्लस 80 हो गया, तो x का मान हो गया 20 और 80 100। तो देखो x और y का मान मिल गया, x बराबर 100 और y बराबर 80। यानी कि हमारे कमरे एक जो कमरा ए था इसमें कितने बच्चे थे, x बच्चे थे, यानी कि 100 आ गए, और जो रूम नंबर बी था वहाँ पे मैंने y माना था, यानी कि y की संख्या कितनी है 80। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो कमरे ए में 100 बच्चे और कमरे बी में 80 बच्चे थे। तो देखो कितना आसान था ये। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्या कह रहा है यहाँ पर कि जब किसी आयत की लंबाई में 5 इकाई की कमी, यहाँ पे आयत की बात कर रहा है, आयत बना लेता हूँ, तो इसकी लंबाई में 5 इकाई की कमी तथा चौड़ाई में 2 इकाई की वृद्धि कर दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है। जब उसकी लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 10 इकाई की वृद्धि और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। देखो सबसे पहले तो हम अपना प्रश्न समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसे हटाओ, मैं एक नया आयत बना रहा हूँ। ये क्या है, हमारा एक आयत। अब देखो आयत जो होता है उसकी कुछ लंबाई होती है और चौड़ाई। तो मुझे इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में कुछ नहीं दिया, मतलब लंबाई और चौड़ाई मुझे यहाँ पे बताया नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई है x और इसकी चौड़ाई है y। अच्छा, अब यहाँ पे क्षेत्रफल की बात किया है, तो ध्यान दो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। मुझे पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि यहाँ पे इसका आयत क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि x गुणे y। तो ये मेरा क्षेत्रफल आएगा यहाँ पे x इंटू y। अच्छा, अब आगे देखते हैं। तो देखो अब क्या कह रहा है हमारा पहला स्टेटमेंट में कि इस आयत की जब लंबाई में क्या करेंगे 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी कि इसकी जो भी लंबाई है इसमें मैं क्या करता हूँ 5 कम कर दूंगा, और इसकी जो चौड़ाई है उसमें मैं 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, यानी इसमें जितना भी इसका लंबाई है उसमें 2 क्या हो गया, 2 इकाई बढ़ गया। तब इसका जो क्षेत्रफल है वो 80 इकाई कम हो जाता है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, 80 इकाई कम हो जाएगा, यानी कि इसका जो भी क्षेत्रफल था इसमें 80 कम हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से हमारा पहला स्टेटमेंट से समीकरण नंबर 1 बनेगा। तो बना लेते हैं। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमें मान रखना है। तो देखो लंबाई यहाँ पे कितना है x माइनस 5, चौड़ाई गुणे चौड़ाई, तो गुणे में ले लो, चौड़ाई कितनी है इसकी y प्लस 2 बराबर इनका जो क्षेत्रफल यहाँ पे कितना था x y माइनस 80 आया हमारा। तो ये हमने
इसे हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं, मुझे समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसका बड़ा इसके साथ हो जाएगा, ये हो जाएगा xy प्लस 2x माइनस 5y माइनस 5 दूनी के 10 बराबर xy माइनस 80। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहां से देखो xy और xy बराबर के एक लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड में अगर सेम साइन हो तो वो कट जाता है, ये कट गया। यहाँ पे कितना बचा, 2x माइनस 5y और ये इतना बचा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये अचर है, इसे मैं यहाँ पर शांतर कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये और ये तो कट गया है, बाकी क्या बचा, ये बचा यहाँ पे 2x माइनस 5y बचा। 10 को मैं उस साइड कर दिया पक्षांतर, तो ये क्या माइनस 80 था वहाँ पे। अब ये माइनस 10 पक्षांतर हो गया, यहाँ पे प्लस 10 हो गया। अब इसे सॉल्व कर दो, तो माइनस प्लस माइनस, तो 80 में 10 गया तो कितना बचेगा 70, और बड़ी संख्या आगे माइनस इसलिए माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 70। तो ये मिल गया मुझे समीकरण नंबर 1, ये मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना समीकरण नंबर 2 बनाऊंगा। तो यहाँ से हम अब फिर से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस आयत की लंबाई थी x और चौड़ाई थी y। अब अगले स्टेटमेंट में यहाँ पे क्या कहा कि जब मैं इस आयत के क्षेत्रफल में 10 के लंबाई में 10 इकाई की वृद्धि कर दूं, तो यहाँ पे 10 इकाई की में क्या किया, वृद्धि हो गया। और इसके चौड़ाई में 5 इकाई कम हो जाए, तो 5 इकाई कम कर दिए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या असर होता है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 50 इकाई बढ़ जाता है। तो इसके क्षेत्रफल में 50 इकाई बढ़ गया। तो अब हम फिर से यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई कितना आया, x प्लस 10 और गुणे चौड़ाई कितना है, y माइनस 5 बराबर इसका क्षेत्रफल कितना दिया यहाँ पे x इंटू वाई प्लस 50। यहाँ से मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, समीकरण नंबर 2 में जाएगा, इसे भी गुणा करो, ये हो जाएगा एक्स वाई फिर माइनस 5x, ये प्लस 10y और ये माइनस 10 पंचे 50 बराबर एक्स वाई प्लस 50। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का एक्स वाई कट गया। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, चर राशि को एक साइड और अचर को एक साइड कर लेता हूँ। तो ये मेरा चर राशि, ये अचर है, इसे मैं पक्षांतर कर लूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है, माइनस 5x प्लस 10y बराबर इधर कितना था, 50 था, तो मैं इस 50 को उस साइड भेज दूंगा, तो माइनस 50 चाहते यहाँ पे हो जाएगा प्लस 50, तो 50 और 50 कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 100। तो ये मेरा दूसरा समीकरण मिल गया मुझे यहाँ से। अच्छा ब्रैकेट में लगाते हैं, ये मिल गया मुझे समीकरण नंबर 2। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुका है। अब हमें सिंपल इन्हें क्या करना है, इन्हें सॉल्व कर देना है, तो मेरा x और y का आंसर मिल जाएगा। तो इन्हें आप किसी भी विधि से सॉल्व कर दो, चाहे विस्थापन चाहे विलोपन। तो देखो कौन सी विधि से यहाँ पे हल करना ज़्यादा आसान होगा। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे y को विलोपित कर देता हूँ, क्योंकि y को जब विलोपित करना यहाँ पे ज़्यादा आसान है। कैसे है, यहाँ पे 10y है, यहाँ 5y है, तो मैं समीकरण 1 में जब 2 का गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इस समीकरण 1 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ। ये मेरा समीकरण 1 में मैं जब 2 का गुणा कर दूंगा तो देखो ये 2 पंचे 10y हो जाएगा। तो देखो 10 का गुणांक यहाँ पे बराबर, y का गुणांक यहाँ पे बराबर हो गया। तो देखो y का गुणांक यहाँ पे बराबर हो गया। तो अब मैं ये मेरा माइनस 10y, ये मेरा प्लस 10y, दोनों समीकरण का जोड़ दूंगा तो y मेरा कट जाएगा। तो बस मैं यहाँ पे वही करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देता हूँ।
और समीकरण 2 में किसका गुणा करूंगा, 1 का गुणा करूंगा, तो एक ही बात है, समीकरण 2 में कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा देखो 2 दूने 4x और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 पंचे 10y बराबर 2 का गुणा 70 से कर दो, ये हो जाएगा 140 माइनस में, ये आ गया। इसे मैं ले लेता हूँ समीकरण नंबर 3, लेकिन बेसिकली ये है क्या, समीकरण नंबर 1 ही है, मॉडिफाई हो गया बस। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10y माइनस 10y और यहाँ पे प्लस 10y, तो देखो दोनों का यहाँ पे गुणांक बराबर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो समीकरण नंबर 3 में मैं समीकरण 2 को जोड़ देता हूँ, तो जब मैं जोड़ दूंगा तो देखो यहाँ पे माइनस 10y और प्लस 10y ये दोनों कट जाएंगे, तो मेरा y लोपित हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर तो सॉल्व कर दो, 4x माइनस 10y बराबर माइनस 140। इस समीकरण में मैं समीकरण नंबर 2 को क्या करूंगा, यहाँ पे जोड़ दूंगा, इस तरीके से जोड़ देता हूँ। तो जोड़ देता हूँ तो यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो कोई फॉर्म के आगे। अब देखो इन्हें सॉल्व कर सकते, तो देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5x में से 4 हट गया तो कितना बचा, x, बड़ी संख्या क्या है माइनस इसलिए माइनस, तो 4x माइनस 5x बराबर माइनस x। देखो माइनस 10y प्लस 10y कट गया, ये कितना होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व करूंगा तो माइनस 40, 140 में 100 गया तो 40 और बड़ी संख्या क्या है माइनस इसलिए माइनस। अब देखो दोनों पक्षों में माइनस है, ये माइनस माइनस कट गया, तो x का मान कितना आ गया मेरा 40। अब x का मान आ चुका है, अब इस x के मान को मैं इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रख देता हूँ। देखो ये वाला मेरा समीकरण, यहाँ पे मैंने 2 का गुणा किया था है ना, तो इससे पहले जैसे लिख देता हूँ, तो ये मेरा समीकरण 1 और समीकरण 2, तो मैं समीकरण 1 में क्या करता हूँ, इसके मान को रख देता हूँ, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5y बराबर में माइनस 70। तो 2x का मान है 40 माइनस 5y बराबर माइनस 70। तो देखो 40 गुने के जो कि 80 माइनस 5y बराबर माइनस 70, तो 80 को पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 5y बराबर में माइनस 70, ये पक्षांतर होके प्लस 80 है तो ये माइनस 80 हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस 150। देखो माइनस और माइनस कट गया, तो y बराबर क्या हो गया 150। 5 को मैं पक्षांतर कर देता हूँ तो इसके बट्टे में आ गया, क्योंकि यहाँ गुणे में था तो पक्षांतर कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो ये अब इसे सॉल्व कर दो, 5 या 15 और ये 0, तो देखो y का मान यहाँ पे कितना आ गया 30। तो देखो हमारा आंसर आ चुका है, x का मान 40 और y का मान 30, यानी कि आयत की लंबाई कितनी है x यानी कि 40 इकाई और चौड़ाई कितनी है y यानी कि 30 इकाई। तो देखो कितना आसान था ये भी, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, आप चाहो तो इसे स्थानापन्न से भी बना सकते हो। तो ये हमारा प्रश्नावली 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब हम आगे क्या करेंगे, आगे अब हम अवलोकन विधि पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी आप ही की तरह चीज़ों को डिटेल में समझ कर सीख पाएँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ हमेशा लाता रहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।